नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम अपना अगला निबंध पढ़ेंगे। युद्ध का डिजिटलीकरण, डिजिटल वारफेयर। क्योंकि हर चीज जब डिजिटल हो रही है तो भाई युद्ध कैसे ना हो, युद्ध भी तो डिजिटल होगा। यानी एक ऐसा संघर्ष, एक ऐसा हमला जिसमें शत्रु दिखाई ना दे लेकिन हमला हो, उसको क्या कहते हैं? डिजिटलीकरण। पहले जो हम आपको निबंध पढ़ाते थे वो लगभग ज़्यादा शब्दों के रहते थे। यहाँ हम परीक्षा के हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। क्लास को पूरा देखिए, हम यहीं पर उदाहरण के माध्यम से इसको समझा देंगे। क्योंकि जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए संभावित टॉपिक होते हैं, उन पर हम यहाँ निबंध पढ़ाते हैं। पूरा निबंध आवश्यक होता है, आप अच्छे से समझ लो। जब समझ के आप निबंध लिखते हो तो आपकी परीक्षा में कोई समस्या नहीं आती है, आप अच्छे से लिखते चले जाते हैं। तो टॉपिक हमारा है डिजिटल वारफेयर, यानी युद्ध का डिजिटलीकरण। डिजिटल से संबंधित जितने टॉपिक हैं वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप उन सब टॉपिक को तैयार करेंगे। जो हमने कराए हैं, काफ़ी हद तक हमने करा दिए हैं। जो हम करा रहे हैं उनको भी आप तैयार करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि निबंध को 3 भागों में लिखेंगे। प्रस्तावना, फिर मुख्य भाग, और इसके बाद आएगा निष्कर्ष। प्रस्तावना में हम लिखेंगे लगभग 100 शब्दों में संक्षिप्त परिचय अपने निबंध का, जिसमें हम यह बताएंगे कि हमारा टॉपिक क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है। इसके बाद अगला जो हमारा खंड रहेगा मुख्य भाग, इसमें हम बात करेंगे मुख्य निबंध की, जो कि पूरा पैराग्राफ में लिखेंगे। पैराग्राफ में लिखेंगे, कोई बिंदु, कोई हेडिंग का प्रयोग नहीं होगा। हम अगर आवश्यक होता है तो आपको हम समझाएंगे हेडिंग वगैरह के माध्यम से, लेकिन आप उसको प्रयोग वैसे ही करेंगे। इसके बाद निष्कर्ष आता है, जो पूरे निबंध का निचोड़ रहता है। सबसे पहले हम हर एक निबंध में एक रूपरेखा बनाते हैं, जो कि हमें मदद करती है उस निबंध को एक प्रारूप देने में। इसमें लाभ ये होता है कि जब हम रूपरेखा बना लेते हैं तो हम अच्छे से निबंध को बाद में केवल हमें लिखना लिखना रहता है, प्रारूप देना रहता है, वो हम रूपरेखा के माध्यम से करते हैं। तो रूपरेखा में सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम यह बताएंगे कि युद्ध का बदलता स्वरूप जो है किस प्रकार है, किस प्रकार युद्ध अब एक बदले हुए स्वरूप में हमें देखने को मिलता है, इस चीज को देखेंगे। डिजिटल मोर्चे का उभार, यानी हम ये देखेंगे किस प्रकार से डिजिटल चीजें, जैसे आपने देखा होगा किसी को किसी ने हैक कर लिया, हैकिंग के माध्यम से आपने सुना होगा कई बार देशों की वेबसाइट हैक कर ली जाती है, सरकारी वेबसाइट हैक कर ली जाती है। कई बार किसी को कमरे में बंद करते हैं, उसके बाद उससे पैसा लेते रहते हैं। कई बार ड्रोन टेक्निक से युद्ध होते हैं। तो इन सबको हम देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डिजिटल युद्ध की अवधारणा क्या है, जैसे सूचना नेटवर्क, साइबर हथियार, तकनीकी हमले किस प्रकार से इसमें काम करते हैं। डिजिटल युद्ध के प्रमुख आयाम देखेंगे, जैसे साइबर अटैक है, हैकिंग है, डेटा चोरी है, ड्रोन व स्वचालित चीजों को देखेंगे। इसके बाद हम इसमें बात करने वाले रहेंगे अगले खंड में। देखो होता क्या है कि पहले लड़ाई होती थी लाठी डंडे से, लाठी डंडे से लड़ाई के बाद लड़ाई आती है तोप से, तोप के बाद लड़ाई आती है बंदूक से। इन सब में आपका शत्रु जो होता था आपके सामने या कुछ दूरी पर आपसे रहता था। लेकिन जब साइबर वाली लड़ाई शुरू हो गई, डिजिटल लड़ाई शुरू हो गई, तो इसमें शत्रु का पता नहीं कहाँ है, वो पीछे से अटैक करता है। जैसे एआई आधारित युद्ध हो गए, उपग्रह प्रणाली पर हमला, डीप फेक प्रचार प्रणाली जो शुरू हुई है। डिजिटल युद्ध के कारण बढ़ती असुरक्षा क्या है, जैसे देश, सेना, अर्थव्यवस्था, नागरिक प्रणाली पर क्या खतरे हैं। विश्व परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, अमेरिका, रूस, चीन ताइवान के साथ, इजराइल ईरान के साथ जिस प्रकार साइबर टकराव हुए हैं, उनको हम देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे भारत की स्थिति पर, महत्वपूर्ण अवसंरचना पर खतरे क्या हैं। डिजिटल सीमा विवाद पर हम इसमें बात करेंगे कि डिजिटल सीमा विवाद किस प्रकार है और किस प्रकार यह काम करता है। इसके बाद हम इसमें आगे चीजें जो देखेंगे वो हमारी रहने वाली हैं। डिजिटल युद्ध के लाभ क्या हैं, भाई इससे लाभ भी है। लाभ क्या है, जैसे सामने से जब हम लड़ाई करते थे तो हमारी सेना चोटिल होती थी, इसमें मानव हानि की कमी हो गई। रियल टाइम आप निर्णय ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक जासूसी क्षमता से इसको संभाला जा सकता है। फिर हम चुनौतियों की बात करेंगे, जैसे ट्रेसिंग की समस्या है, अनियमित युद्ध हैं, अपराधियों राज्य की सहभागिता पर बात करेंगे,
संभावित जोखिम देखेंगे, जैसे लोकतंत्र है, गोपनीयता है, अस्थिर वैश्विक व्यवस्था है, वित्तीय प्रणालियों पर क्या खतरा है उसको देखेंगे। हम समाधान पर बात करेंगे, जैसे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा या इससे संबंधित कौन कौन सी सरकारी पॉलिसी या कानून बनाए जा रहे हैं, किस प्रकार से तकनीक हमें सहयोग इसमें कर रही है। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि समाधान जो हमारे होने चाहिए वो बहुत लॉजिकल होने चाहिए, यानी तार्किक होने चाहिए। अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे, जिसमें पूरे निबंध का निचोड़ लिख देंगे। अब हम जो हमने रूपरेखा बनाई है इसको एक स्वरूप देते हुए निबंध को लिखते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। युद्ध का डिजिटलीकरण, चुनौतियां और संभावित जोखिम, ये हमारा टॉपिक है। तो मानव सभ्यता के इतिहास में युद्ध हमेशा बदलते स्वरूप में उपस्थित रहा है। भाषा ऐसी लिखिएगा जिसको पढ़ने का मन करे। पहले युद्ध तलवार धनुष पर आधारित थे, फिर बारूद, टैंक और परमाणु हथियार आते हैं। अब 21वीं सदी ने युद्ध को एक नया मोर्चा दिया है, डिजिटल मोर्चा। डिजिटल मोर्चा वही बात हो गई कि सारी चीज़ें अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से होती हैं। सारी चीज़ें किस माध्यम से होती हैं? कोई न कोई तकनीक प्रयोग करके प्रयोग की जाती हैं। तो तकनीक और इंटरनेट ने क्या किया है, इसके विस्तार ने युद्ध को भौगोलिक सीमाओं से बाहर निकालकर साइबर एवं सूचना क्षेत्र में प्रवेश करा दिया है। जब बिना गोली चलाए किसी देश की बिजली व्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, सैन्य संचार ठप हो जाए, तब यह युद्ध का एक नया चेहरा माना जाता है। इसको क्या कहते हैं? डिजिटल युद्ध। जैसे आपने देखा होगा कि पूरे पूरे देश की वेबसाइट बंद कर दी गई। कई बार ऐसे हमले होते हैं जो कि कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था पर नुकसान हो जाता है और पता नहीं चलता है कि ये युद्ध हमला हुआ कहाँ से है। इसके बाद बात करते हैं डिजिटल युद्ध का अर्थ क्या है। तकनीक, इंटरनेट, डेटा और साइबर हथियारों के जरिए प्रतिद्वंदी देशों की प्रणाली, सेना, अर्थव्यवस्था या सामाजिक तंत्र को नुकसान पहुंचाना। यानी इन चीज़ों का जब प्रयोग करके हम किसी भी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये डिजिटल युद्ध है। यह युद्ध की ऐसी पद्धति है जिसमें हमले सर्वर, सैटेलाइट, नेटवर्क, संचार प्रणाली और सॉफ्टवेयर पर किए जाते हैं। यह सामने से व्यक्ति के साथ हमला नहीं है। आज के समय में डेटा हथियार बन चुका है और इंटरनेट युद्ध का मैदान। यानी अब देखो क्या है, इंटरनेट से सब एक दूसरे से जुड़े हो, सबकी अर्थव्यवस्था, सबका यूपीआई सिस्टम, सबका काम, सबकी खेती, हर चीज उससे जुड़ी हुई है। शेयर मार्केट वगैरह उसी से जुड़ा है। अब क्या होता है कि सीधे सीधे कोई व्यक्ति आता है, उसी पर प्रहार करता है, पूरा पूरा नेटवर्क हैक कर लेता है और अपने हिसाब से चीजों को इधर उधर हेर फेर कर सकता है। डिजिटल युद्ध कई स्तरों पर संचालित होता है। साइबर अटैक और हैकिंग, शत्रु की सैन्य या सरकारी वेबसाइटों, मिसाइल नियंत्रण प्रणाली, बिजली ग्रिड, रेलवे नेटवर्क और वित्तीय डेटा पर हमला। ड्रोन और स्वचालित हथियार दूर बैठकर बिना मानव जोखिम के युद्ध लड़ते हैं। एआई आधारित युद्ध भविष्यवाणी और रियल टाइम विश्लेषण के आधार पर प्रतिद्वंदी की रणनीति को निष्फल कर सकते हैं। उपग्रह प्रणाली पर हमले, जीपीएस नेविगेशन, रक्षा संचार, मिसाइल नियंत्रण को प्रभावित कर सकते हैं। यानी ये ऐसा नहीं है कि इसको केवल हमें जमीन पर ही देखने को मिलता है, हमारी जो रक्षा विशेष प्रणाली है उसको भी ये लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं। डीप फेक और फेक प्रचार युद्ध समाज को भ्रमित कर सामाजिक अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि डिजिटल युद्ध केवल सेना के लिए नहीं बल्कि नागरिकों और संसाधनों के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है। आम नागरिक को भी ये परेशान कर सकता है। कोई भी, आपने सुना है ना कि जैसे किसी को अरेस्ट करके पैसा लेना, किसी का और सिस्टम खराब कर देना, पूरा पूरा कोई कंपनी को हैक कर लेना। विश्व स्तर पर डिजिटल युद्ध उग्र होता जा रहा है। अमेरिका, रूस, इजराइल, ईरान और चीन ताइवान के बीच साइबर हमलों और डेटा चोरी की घटनाएं सुरक्षा विश्लेषण में दर्ज की गई हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष में साइबर हमलों ने विद्युत तंत्र, सैन्य नेटवर्क और संचार प्रणाली को निशाना बनाया है। इजराइल ईरान टकराव में पानी शोधन संयंत्रों और मेडिकल नेटवर्क पर साइबर अटैक। इस प्रकार क्या होता है, जैसे मेडिकल नेटवर्क पर भी साइबर अटैक हो जाता है, तो इससे ये जो हमने वहाँ पर देखे जो बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो इससे क्या समझ आता है कि डिजिटल युद्ध वास्तविक युद्धों से पहले उसके समानांतर चलाया जा सकता है।
भारत भी इस परिदृश्य से अलग नहीं है। अब थोड़ा हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं क्या स्थिति है। पड़ोसी देशों की ओर से महत्वपूर्ण अवसंरचना जैसे बिजली संयंत्र, सैटेलाइट संचार, रेलवे नेटवर्क, बैंकिंग सर्वर और सरकारी डेटाबेस पर साइबर हमलों के प्रयास सामने आए हैं। भारत की डिजिटल प्रगति जितनी तेज है, उसकी सुरक्षा की चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। भविष्य के युद्धों में सीमा सुरक्षा के साथ साथ सर्वर सुरक्षा भी अनिवार्य होगी, क्योंकि देखो जब युद्ध बाहर से ही होने लगे, सीमा से मतलब न रह जाए, तो सीमा के साथ साथ सर्वर सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। भाई आपके देश को अगर कोई साइबर तरीके से हैक कर ले तो कहीं ना कहीं से क्राइम एक्टिविटी हो जाती है। मेंस के लिए आंसर राइटिंग है, ऐसे है, और जो भी आपके जीएस के पेपर हैं उनको बराबर पढ़ाया जाता है। यदि क्लास आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब आपको करना रहेगा। इसके बाद आता है डिजिटल युद्ध के फायदे हैं। फायदे क्या माने जाते हैं? भाई डिजिटल युद्ध के क्या फायदे हैं? कभी कोई युद्ध के फायदे होते हैं क्या? लेकिन इसके हैं, आइए देखते हैं। जैसे इसमें क्या है कि सीधे सीधे सैनिक सामने नहीं होता है। ये युद्ध जब होता है तो इसमें कोई सीधे सामने व्यक्ति विशेष नहीं होता है। दुश्मन की शक्ति को दबाव में लाने के लिए जासूसी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी भी काम आती है। थोड़ा अगर सतर्क रहा जाए तो आप इसके बारे में पहले से अंदाजा लगा सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी से इस चीज़ें देख सकते हैं। ये फायदे तभी स्वीकार्य हैं जब युद्ध केवल सैन्य ढांचे तक सीमित रहे, परंतु व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं होता है। भाई कोई लड़ेगा तो आपकी सेना से थोड़े लड़ेगा, फिर तो आपके मैदानी क्षेत्र से लड़ेगा। डिजिटल युद्ध की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमलावर की पहचान करना कठिन होता है। हमला किसी भी देश, संगठित समूह, हैकर संगठन या भाइडे के साइबर अपराधियों द्वारा किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप उत्तरदायित्व तय करना मुश्किल होता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून कमजोर पड़ सकता है। भाई जब शत्रु नहीं पता है तो आप किधर को चलोगे? मतलब आपके लिए भी एक चुनौती ही हो गई कि अब इसको कैसे पकड़ें, क्या करें। तो ये गंभीर चुनौती है। यह युद्ध जो है शत्रु देश ही नहीं बल्कि आम नागरिकों, अस्पतालों, स्कूलों, ट्रैफिक सिस्टम और अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। इससे लोकतंत्र, गोपनीयता और सामाजिक स्थिरता को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त यदि केंद्रीय बैंक, स्टॉक मार्केट या रक्षा उपग्रह पर हमला हो जाए तो देश आर्थिक रूप से भी विकलांग हो सकता है। विकलांग मतलब ये है कि देखो भाई कोई भी आपके किसी भी अंग पर अगर हमला हो जाएगा तो आपके लिए वो नुकसान ही करेगा। तो इन जोखिमों से बचाव के लिए भारत और विश्व को सामूहिक कार्रवाई अपनानी होगी। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करना, एन्क्रिप्शन और डेटा सुरक्षा तकनीक विकसित करना, घरेलू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्षमता विकसित करना और साइबर सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित करना अनिवार्य रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा? साइबर युद्ध के नियमों और दायित्वों के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इसके साथ साथ नागरिक जागरूकता, टेक कंपनियों की जिम्मेदारी और गोपनीयता भी, इसकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होती है। अंततः डिजिटल युद्ध मानव सभ्यता के लिए दो धार वाली तलवार है। एक ओर न्यूनतम मानव हानि के माध्यम से सैन्य रणनीति को आधुनिक बनाता है, पर दूसरी ओर यह पूरे समाज को युद्ध के खतरे में बदल देता है। इसलिए क्या है, तकनीक और मानव मूल्यों के बीच संतुलित दृष्टिकोण अपनाना ही भविष्य और वैश्विक शांति की सुरक्षा की नींव मानी जाती है। इस प्रकार आपका यह निबंध खत्म होता है, पूरा होता है। अब इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, नहीं समझ में आया आप मुझसे फिर पूछिएगा। अभ्यास तो भाई देखो करते रहिए, बिना अभ्यास संभव नहीं है चीज़ें सही हो पाए। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। पसंद आया तो लाइक करिए, पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।